अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मेरी बच्चों के लिए बाइलिंगुअल किताबें लिखने का सिलसिला तो कुछ साल पहले शुरू हुआ था, मगर मैंने यानी उर्दू अंग्रेज़ी दोनों एक ही किताब में, लेकिन ये जो जाल पब्लिकेशंस की हमारी अपनी किताब है बच्चों के लिए, तो ये पहली है और इसका नाम है, आप इससे मानूस होंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आज दोबारा ये कहानी आपको सुनाऊँ, और ये है जंगल में मंगल। जिंगल्स इन द जंगल। ठीक है, तो ये किताब मैंने लिखी भी है और इसकी तस्वीरें भी बनाई हैं। तो बच्चों, ऐसा है कि एक बहुत घना जंगल था। मेरे पीछे भी आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, जंगल तो नहीं है लेकिन बहरहाल वहाँ बेशुमार जानवर और कुछ इंसान भी रहते थे, और ये सब दरख्तों के दरमियान बहुत हंसी खुशी मिलकर रहते थे। और वहाँ पर एक नदी भी बहती थी जंगल में, और जहाँ मछलियाँ मज़े में तैरती। दरख्तों पर ढेरों परिंदे हर वक्त वो चहचहाते, उड़ते फिरते, इधर से उधर घोंसला बनाते, अपने घोंसले बनाते, और उसके लिए वो घास फूस ढूंढते, तिनके चुन चुन कर लाते, और जंगल में किसी को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ठीक है ना। अच्छा, एक रोज़ क्या हुआ कि कहीं दूर से, बहुत दूर से, एक लंबा तड़ंगा ऊंट दौड़ता, हाँफता, कांपता वहाँ चला आया। अब आप कहेंगे, भला ऊंट का जंगल में क्या काम है ना। हाँ, बिल्कुल। तो उसे ज़ाहिर है जंगल में रहने की आदत तो न थी, मगर उसे ये जगह पसंद आ गई, और एक अजनबी को अपने दरमियान देखकर हर तरफ से बंदर और हिरन, सांप, मोर, हुदहुद, बुलबुल, तोते और दूसरे जानवर और परिंदे सब ने आकर उसे घेर लिया, और उस पर सवालों की बौछार कर दी कि भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने अपनी इतनी ऊंची पीठ पर क्या उठा रखा है। जंगल में रहने वाले जो इंसान थे ना, औरतें, मर्द और बच्चे, वो भी वहाँ चले आए, और जानवरों की भीड़ को पार करते हुए इस अजीब व गरीब जानवर के करीब पहुँच गए। मैं आपको दिखाती हूँ वो ऊँट। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको ऊँट। और ये जो सारे जानवर चले आए थे उससे मिलने। अच्छा, तो बच्चों, ऊँट ने अपनी लंबी गर्दन को घुमाया और अपने इर्द गिर्द जमा सब जानवरों को देखा। फिर उसने सोचा कि वाकई वो खुद बहुत एक मुनफरिद जानवर है, उनमें से किसी के पास उसके जैसी गर्दन नहीं, और न ही किसी के पास कोहान था। उसका जिस्म बेहद बड़ा था, और उसके पाँव बहुत ख़ास बने हुए होते हैं ऊँट के। अच्छा, तो उसने सोचा कि भला और किसके पास मुझ जैसे नर्म और गुदाज पाँव है। वो खासा अक्लमंद भी था। फिर उसने दूसरों की अक्ल के बारे में भी सोचा, और दिल ही दिल में उसे यकीन था कि हर जानदार के पास, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, 2 पाँव वाला हो, चौपाया हो, यानी 4 पाँव वाला, बग़ैर पाँव के हो, या फिर 100 पाँव पर रेंगने वाला कोई जानवर हो, कोई कीड़ा हो, परों वाला या बग़ैर पर के, कुछ न कुछ समझ तो सारे ही रखते हैं। ठीक है। अच्छा, सभी जो है ना जानवर ऊँट के जिस्म पर, और इंसान भी, वो अपना हाथ फेर कर और कोई अपनी ज़ुबान फेर कर उसका जायज़ा ले रहे थे। कोई उसके कोहान को छोटा सा टीला समझकर मतलब उसके ऊपर चढ़ा, और किसी ने उसकी खूबसूरत आँखों में झांक कर देखा, और फिर एक दूसरे को आँखों में कुछ इशारे किए। किसी को उसके लंबे ऊंचे कद के मुकाबले में उसकी छोटी सी दुम देखकर हंसी आ गई, और जनाब एक छोटा इंसानी बच्चा जो है वो उसकी गर्दन में अपने बाजू डालकर झूलने लगा।
और दूसरे ने उसके नरम नरम मुलायम बालों पर अपने चेहरे को रगड़ा। अच्छा, ऊँट जो है ना वो बड़े सब्र से ये सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। हर जानवर और परिंदा अपनी अपनी बोली बोल रहा था, लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब इंसान ने बोलना नहीं सीखा था। यानी कोई ज़ुबान नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी इंसानों के पास। और वैसे तो वो इशारों इशारों में एक दूसरे को अपनी बात मतलब करते थे, पहुंचा देते थे अपना मुद्दा, और आँखों के ज़रिए भी। और उनको मुस्कुराना आता था, हंसना आता था, गमज़दा होते थे, रोते भी थे और मुंह से मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते थे। मगर उन्होंने लफ्ज़ों का ताना बाना, जैसे मैं अभी उर्दू ज़ुबान में बोल रही हूँ, वो सब तो नहीं सीखा था, कोई भी ज़ुबान नहीं थी। अच्छा, जानवर जो है ना अपने दरमियान ऊँट के आने से और एक बिल्कुल अनोखे दोस्त के मिलने पर अपनी अपनी बोलियां सब बोल रहे थे। जंगल में बिल्कुल मंगल का समा था, ठीक है, यानी सब बेहद खुश थे। अचानक हाथियों की चिंगाड़ सुनकर सारे चुप हो गए। हाथी इसी हुजूम की तरफ आ रहे थे। उनके बड़े बड़े कान और छोटी दुमें हिल रही थीं उनके हलक से निकलकर, और सूंड के रास्ते होती हुई आवाज़ जो थी वो बिल्कुल जैसे बुगल बजता है ना, वैसी सुनाई दे रही थी। वो करीब आकर जब ऊँट को देखने लगे तो बाकी जानवरों ने अपनी अपनी बोलियों में उसके बारे में बताना शुरू किया। सबसे ज़्यादा शोर आपको मालूम है ना बंदरों ने मचाया था, और वो हाथियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते थे। लेकिन वहाँ मौजूद जो परिंदे थे उनकी चहचहाहट बेहद सुरीली थी। सारे जानवर अक्सर चुप होकर उनको बोलता सुनते थे। उस रोज़ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये मैं पहले आपको हाथी दिखा दूँ। ये देखिए, ये हैं सारे हाथी जो आ रहे हैं, ठीक है, ये नज़र आए। अच्छा अच्छा, तो ऐसा हुआ कि कुछ ही यानी वक्त गुज़रा था कि बादल गरजने लगे। हाथी भी उनकी गरज के साथ अपनी गरज मिलाकर चिल्लाने लगे। परिंदे खामोश हो गए। एक औरत ने दरख्त के सूखे तने से लिपटकर अपने हाथों से थाप देना शुरू की। ऊँट ने जो ये ताल सुनी ना, तो अपनी लंबी लंबी टांगों और नरम नरम गद्दियों जैसे जो उसके पाँव थे, जंगल के फर्श पर मारते हुए उसने नाचना शुरू कर दिया, रक्स करने लगा वो। अच्छा, दूसरे जानवरों ने हिरनों का और परिंदों का नाचना तो देखा था, ख़ास तौर पर मोर। वो तो बड़े ही आपको मालूम है कि प्यारे अंदाज में अपने खूबसूरत परों को खोलकर नाचता है। लेकिन ऊँट, और वो भी नाचता हुआ ऊँट, उन्होंने पहली बार देखा। सब बड़े खुश हुए। मोरों ने भी मज़े में ऊँट का साथ दिया। फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी। इंसान ने भी फुआर की उस टिप टिप पर अपनी यानी अपने कान धरे उस तरफ। उधर नदी में रहने वाली मछलियों और कछुओं ने भी उछल उछल कर ये सब कुछ देखना चाहा। लेकिन उन्हें जंगल से आने वाली जो थाप थी ना सबकी, तो वो उसकी थरथराहट तो महसूस हो रही थी, मगर दरख्तों के उस पार जो कुछ हो रहा था वो उन्हें साफ नज़र ना आया। वो सब भी फिर एक दूसरे के साथ गुनगुनाती नदी और बरसती फुआर की लय में मगन होकर नाचने लगे। इंसान ने अब हर आवाज़ और हर हरकत पर गौर करना शुरू कर दिया। उन्होंने मोर की बिल्ली जैसी मियाऊं मियाऊं, पपीहे की पीहू पीहू, कोयल की कूकू, तोते की टाय टाय, हाथी की चिंगाड़, सांप की फुनकार, हिरन की छलांग, मछली की तैराकी और ऊँट के रक्स, सबको सुना, सब कुछ गौर से देखा। और मैं ये उस नदी का मंज़र आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारी मछलियाँ जो मछलियाँ और दूसरे जो जानवर हैं पानी के। अच्छा,
ان کے اپنے پاؤں اور جانوروں کے پاؤں جب جنگل کے فرش پر بچھے سوکھے پتوں پر پڑے تو ایک خاص قسم کی آواز آتی، مگر گیلے پتوں پر وہ آواز بدل جاتی ہے نا۔ اگر فرش پر جنگل کے پتے گرتے، بیریاں پھل گرتے تو ان کی آواز کچھ اور ہوتی۔ آوازوں کی اس ترنگ نے انسان کو بڑا متاثر کیا۔ اس روز پہلی بار اس نے ان سب کی نقل اتارنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس نے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی بھی نقل اتاری۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مکھیوں کی گنگن کے ساتھ اپنی آواز ملا کر گنگنا رہا ہے۔ وہ اپنے اطراف ہر جاندار چیز کو دیکھتا، سنتا، محسوس کرتا، تال اور لے کے اتار چڑھاؤ جیسے ہر سننے والے کے کانوں میں شہد گھول رہے تھے۔ انسان کے گلے میں اب کیسی سریلی سجیلی آوازیں آ رہی تھیں۔ مائیں یوں تو اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لوریاں بغیر لفظوں کے لوریاں گنگناتی تھی، اور بچے اور بڑے ایک ساتھ خوشی کے اظہار کے لیے یا اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے تالیاں بھی بجاتے تھے۔ مگر اب جنگل میں ایک انوکھا جادو سا چھا رہا تھا۔ یہ وہی جادو تھا جس نے آگے چل کر انسان سے الفاظ بلوائے، گیت گوائے، وہاں اگنے والے بانس سے بانسری نما ساز بنوایا، اور درخت کے کھوکھلے تنے سے ڈھول نما چیز تخلیق کروائی، ٹھیک ہے۔ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت سے اور گول گول گھوم گھوم کر اپنی خوشی کے مختلف روپ ڈھلوائے۔ اونٹ کو بھی جنگل کی یہ آوازیں اچھی لگنے لگی۔ اس نے کچھ عرصہ وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا تو بچوں، انسان نے شاید اسی طریقے سے خود سر سیکھے اور سکھائے، اور یوں یہ موسیقی جو ہے وہ جنگل سے نکل کر ہر طرف ہر سو پوری دنیا پر چھا گئی، ٹھیک ہے۔ اچھی لگی آپ کو یہ کہانی جنگل میں منگل، جنگلز ان دا جنگل؟ چاہے آپ اس کو اردو میں پڑھیے چاہے انگریزی میں، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ۔